सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नाजा ट्रिपोडियंस, जो कि कोबरा के वेनम से बनाई जाती है। अब कोबरा का वेनम तो आपको पता ही होगा कितनी फास्ट एक्ट करता है ना। सबसे जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। और कोबरा का जो वेनम होता है वो काम किस तरीके से करता है, इस पूरे को भी समझेंगे। अगर आपने थोड़ी भी टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, बट वरना मैं अभी आपको पूरी एक स्टोरी लाइन बताऊंगा, कैसे क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं कोबरा के वेनम में या कोबरा के काटने की वजह से इंसान में क्या देखे जाता है। बट उससे पहले बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उससे भी पहले एक वर्ड समझेंगे कि बल्बर पैरालिसिस का क्या मतलब होता है। तो बल्बर पैल्सी या बल्बर पैरालिसिस का मतलब है कि जो लास्ट की 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, लास्ट की 4 कौन सी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस नर्व, अगर इन चारों का पैरालिसिस हो जाए, इन चारों क्रेनियल नर्व्स का पैरालिसिस, तो उसको हम बल्बर पैल्सी या बल्बर पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है। अब जो नाजा का जो वेनम है, नाजा ट्रिपोडियंस का जो वेनम है, वो एग्जैक्टली बल्बर पैरालिसिस कॉज करता है। अब क्या क्या इफेक्ट आएगा, स्वेलिंग में दिक्कत होगी, हेड एंड नेक के मूवमेंट में दिक्कत होगी, च्यूइंग में दिक्कत होगी, और साथ में क्योंकि वेगस भी अफेक्टेड है तो हार्ट बीट तक भी प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है। सो ये बल्बर पैरालिसिस का बेसिक मीनिंग है। अब आगे चलते हैं, पहले बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका, नाजा प्रोड्यूसेस अ टिपिकल बल्बर पैरालिसिस, एलजे बॉयड ने कहा ये कॉजेज नो हेमरेज बट ओनली एडिमा। मतलब अगर मान लो इस जगह पे किंग कोबरा ने बाइट किया तो यहाँ पे सिर्फ हेमरेज होगा, एडिमा नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी। ठीक है, नो एडिमा। Hence the victims of this reptile frequently wear very little sign of external injury। तो बस यहाँ से 2 फैंग्स लगेंगे, बहुत कम ही थोड़ा सा ब्लड आएगा, बट बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा आपको कि इतनी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो सकती है। एक्सटर्नल साइंस ऑफ इंजरी बहुत कम होंगे। अ स्मॉल स्क्रैच और पंचर बीइंग द ओनली इंडिकेशंस। सिर्फ एक स्मॉल, वही जो जहाँ पे फैंग्स लगे होंगे, सिर्फ वो छोटी सी जगह पे थोड़े से आपको स्क्रैच या पंक्चर्स वुंड दिखेगा। ठीक है। एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, द टिश्यू लाइंग बीनीथ द वुंड इज डार्क पर्पल एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ विसिड ब्लड लाइक फ्लूइड कलेक्ट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वुंड एंड इंटेंस बर्निंग पेन। यहाँ पे सबसे पहले बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा अगर यहाँ पे बाइट किया है तो। इन मैन देयर फॉलोज एन इंटरवल बिफोर फ्रेश सिम्टम्स अकर, द एवरेज इज अबाउट 1 आवर। फिर 1 घंटे तक कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक फ्रेश ऐसा इंटरवल रहेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट वो 1 घंटे के बाद, वो 1 घंटा होने के बाद, वंस डेवलप्ड द सिम्टम्स फॉलो अ रैपिड कोर्स, अ फीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल पता लग जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जो हाथ पैर की जो पावर है, पैरालिसिस है ना, पैरालिसिस टाइप पेन ऐसा होगा। ठीक है, कि बिल्कुल हाथ पैरों की पावर चली गई। द पेशेंट इज बेरेफ्ट ऑफ स्पीच, कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा। एंड लूज कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ लिप्स। मैंने आपको बताया कौन कौन सी नर्व्स अफेक्टेड होती हैं, और उनका सारा सप्लाई यहीं पे है ना। तो उसकी वजह से ये पूरा एरिया में पैरालिसिस हो जाएगा। द सलाइवा इज इजेक्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज में सलाइवा निकलेगा। रेस्पिरेशन ग्रेजुअली बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, रेस्पिरेशन धीरे धीरे स्लो, क्योंकि जब यहाँ से जो पॉइजनस इफेक्ट ऊपर की तरफ गए होंगे तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सेंटर ही पड़ता है ना। तो रेस्पिरेटरी सेंटर पे, और बिल्कुल पहले तो स्लो होगा रेस्पिरेशन एंड एट लेंथ सीजेस, रुक जाएगा। फिर कॉन्शियस ऑल द टाइम। अब देखो ये बात याद रखने की है कि पेशेंट इज कॉन्शियस ऑल द टाइम। इस पूरे समय में जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियसनेस नहीं आई। इज नॉट अ हेमरेजिक और सेप्टिक मेडिसिन, हेमरेजिक या सेप्टिक मेडिसिन नहीं है लैकेसिस, क्रोटेलस ऑरिडिस की तरह। और इसका जो एक्शन है, इट सेटल्स अराउंड द हार्ट, वेल्वुलर प्रॉब्लम्स, मार्क्ड सर्जिंग ऑफ ब्लड अपवर्ड्स, मार्क्ड डिस्निया। आप देखो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ये वेगस की वजह से हो रही है ना, कि वेल्वुलर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, सर्जिंग ऑफ ब्लड अपवर्ड्स हो जाएगा, डिस्निया होगा, इनेबिलिटी टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भी नहीं लेट पाएगा, उसकी वजह से पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी, हाइपरट्रॉफी एंड वेल्वुलर लीजन्स, ऑर्गन सीम टू बी ड्रॉन टुगेदर, ऐसा लगेगा सारे ऑर्गन्स एक साथ आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखना, ऑर्गन सीम टू बी ड्रॉन टुगेदर। वेरी ससेप्टेबल टू कोल्ड विद हार्ट सिम्टम्स, पेन इन द फोरहेड एंड टेम्पल्स, ऐसे पेन होगा फोरहेड और टेम्पल्स में। डिजीज प्राइमरीली डिपेंडिंग अपॉन द डीजनरेशन ऑफ द मोटर सेल्स एंड कंट्रोल्स ऑफ स्फिंक्टर लॉस। देखो डीजनरेशन ऑफ मोटर सेल्स मतलब कि पैरालिसिस वाली कंडीशन, एंड कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर्स लॉस्ट,
वो भी पैरालिसिस में ही होता है ना, कि स्फिंक्टर्स का कंट्रोल चला जाता है तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन, ये सब होता है। ठीक है, अब एक बार डॉक्टर CM बोगर की बुक से, हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया डॉक्टर बोरिक मटेरिया मेडिका से, इस वाली बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो नाजा का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, मेडुला ऑब्लांगेटा, देखो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, सेरिबेलम बैलेंस का सेंटर होता है, तो सारी दिक्कत बिल्कुल आपको सीधी सीधी समझ आने लगेगी अगर आपको स्फीयर ऑफ एक्शन पता है। नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, पैरालिसिस हुआ था, हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है, मिट्रल वॉल्व, स्पेसिफिकली मिट्रल वॉल्व पे अफेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मिट्रल वॉल्व पे अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से कार्डियक जो भी जितने भी सिम्टम्स आएंगे अभी हम देखेंगे। एलेंस की नोट्स में इसके सिर्फ कार्डियक सिम्टम्स दे रखे हैं, है ना, बट मेरे को चाहिए था कि मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूं कि ये स्नेक अगर काट लेता है या अगर इसकी सिम्टोमेटोलॉजी डेवलप होती है तो कैसे डेवलप होती है। रेस्पिरेशन मैंने बताया ही था आपको, रेस्पिरेशन धीरे धीरे पहले तो सही रहेगा, धीरे धीरे स्लो होगा और उसके बाद सीज कर जाएगा। लेफ्ट साइड कंप्लेंट रहती है इसको, ओवरी टेम्पल आर्म, ओवरी टेम्पल आर्म। अब देखो यहाँ पे ओवरी एक बहुत पिक्यूलर सा मुझे दिख रहा है, बाकी सब तो बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है ना, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा हमने पढ़ा अभी तक एक्सप्लेन्ड है, बस ओवरी जो है वो थोड़ा सा अभी तक पिक्यूलर दिख रहा है, वो भी देखेंगे कि क्यों ये पिक्यूलर है, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, इसमें जो पेन होता है ना वो होता है लेफ्ट ओवरी से हार्ट तक, पेन फ्रॉम लेफ्ट ओवरी टू हार्ट, पेन फ्रॉम लेफ्ट ओवरी टू हार्ट। तो ये जो ऐसे सिम्टम होते हैं ना, ये बहुत पिक्यूलर सिम्टम होते हैं। ऐसे सिम्टम अगर आपको मिल जाएं, ये इतने ज़्यादा पिक्यूलियर हैं, इतने ज़्यादा मॉर्बिड और पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं कि ये बिल्कुल आपको ना ड्रग कंफर्म दे सकते हैं। दीज आर द कन्फर्मेटरी सिम्टम्स। अगर किसी में आपको ये सिम्टम मिल रहा है तो आपको रेयरली कोई ऐसी रेमेडी मिलेगी नाजा के अलावा जिसमें यही सेम सिम्टम हो। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें सिलेक्शन में बिल्कुल ऐसे देती हैं कि चेक पॉइंट लगा दो कि हमारी ये वाला सिलेक्शन परफेक्ट है, सही है। ठीक है, तो ये वो सिम्टम है। तो ये सिम्टम जो है CM बोगर की मटेरिया मेडिका में लिखा है, पेन फ्रॉम लेफ्ट ओवरी टू हार्ट। अगर कभी भी अगर आप इसके पेपर में भी आती है और नाजा ये लिखते हो और ये वाला सिम्टम लिख के डॉक्टर CM बोगर लिख देते हो, सो टीचर विल बी सो इम्प्रेस्ड कि इस बच्चे ने यहाँ तक भी इस ड्रग को पढ़ा है, ये सिम्टम जो इतना पिक्यूलियर था ये भी इसने लिख दिया है यहाँ लाके। सो दिस इज़ अ थिंग जो आपको मटेरिया मेडिका में करना है, आपको पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कर लिया, अब देखते हैं इसके की नोट्स। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ये बोरिक से भी एक बार आपको पढ़ा दूं, बट अभी हमारी एलेंस की पूरी सीरीज़ चल रही है तो उसी पे फोकस करते हुए की नोट्स पे चलते हैं। तो की नोट्स में सबसे पहला की नोट तो वही है, सुसाइडल इंसेनिटी ब्रूट्स कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स। तो सुसाइडल इंसेनिटी है इसको, ऑरामेट, बिल्कुल ऑरामेट की तरह इतना ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी रहता है नाजा के पेशेंट्स के अंदर। अब ये जो कोबरा वायरस लिखा हुआ है ना यहाँ पे कॉमन नेम में, ये एनोमली है नोमेनक्लेचर की, कोबरा के पॉइजन से बनाया जाता है। इट इज़ नॉट अ वायरस, इट इज़ द पॉइजन ऑफ कोबरा। So scientifically it is not a virus, it is the poison of cobra from which this medicine is prepared. ठीक है, अब सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। अब देखो इसके अगर हम सिर्फ ये देखेंगे तो बहुत ही कम सिम्टम्स दे रखे हैं, सिर्फ बहुत ही कम, बट स्टिल अभी हम यही कर रहे हैं तो हमें ये सिर्फ एलेंस के ही सिम्टम आज देखने हैं। फॉर रिस्टोरिंग अ हार्ट डैमेज्ड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखो मैंने बोला ना, इसकी स्पीड ही इसके नेचर को दिखा रही है। जितनी भी रेमेडीज़ में स्पीड होती है ना वो उनके सीधे उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम उनकी मटेरिया मेडिका में ही आपको उनकी स्पीड दिख जाएगी। लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के केसेस में होम्योपैथी काम नहीं कर सकती, बट ये जो ऐसी रेमेडीज़ है जिनके अंदर उनकी स्पीड ही उनका सिम्टोमेटोलॉजी है, तो उनमें वो बनाई किस लिए हैं, वो डॉक्टर हेलमैन ने प्रूव क्यों करी, क्यों उन्होंने लिखा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट में हम कुछ कर ही नहीं सकते एक्यूट केसेस में, सो दीज आर द थिंग जो हमें समझने के लिए लिखी हुई है कि हमें इन चीज़ों को समझ के, इस सिम्टोमेटोलॉजी को समझ के काम करना है, इसको आगे डेवलप करना है। सो दिस इज़ आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन चीज़ों को समझ के इसको इंटरप्रेट करके अच्छे से और पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे सकें कि एक्यूट केस में भी अगर कोई आपके पास आ रहा है, सो आप ऐसे ना हो जाओ कि हम हेल्पलेस हैं, वी कांट डू एनीथिंग, यू कैन ट्राई। देखो हमेशा याद रखना कि किसी की भी जान हम लोग नहीं बचाते, वी ट्रीट ही क्योर्स, सो वी कैन ओनली ट्राई। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को एज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग यूज़ करोगे,
किसी भी पेशेंट की नहीं, सबकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। बट अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपने इतनी ज़्यादा स्टडी करी है मेडिसिन की, सो यू कैन गिव लाइफ टू समवन इन एन एक्यूट कंडीशन। देखो, यू कैन गिव लाइफ टू समवन इन एन एक्यूट कंडीशन। दिस इज़ अ थिंग जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। एज अ फिजिशियन हम ये नहीं कह सकते कि हम होम्योपैथ्स हैं तो हम एक्यूट कंडीशंस को नहीं देखेंगे। वी कांट से दैट थिंग। अगर हमारे सामने कोई ऐसा पेशेंट है, आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस केस में वी कैन डू समथिंग कि इस पेशेंट को एटलीस्ट हम उसके सिम्टम्स को देख के कुछ तो दे सकें। सो दीज आर द थिंग जो हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा लैक होम्योपैथी में अभी तक यही है कि हम सीधे कह देते हैं दीज आर बियॉन्ड आर स्कोप, है ना, बट नथिंग इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप। सिर्फ जो चीज़ें हमने यहाँ सोच रखी है ना कि ये सारी चीज़ें बियॉन्ड आवर स्कोप है, सिर्फ वही हमारे स्कोप के बियॉन्ड रहेंगी। बाकी हर चीज़ में विल ट्राई, विल डू समथिंग गुड, वी विल डू समथिंग फॉर द पीपल कि उनको कम से कम हार्म हो। हिपोक्रेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, प्राइमम नॉन नोसेरे, PRIMUM प्राइमम नॉन नोसेरे, फर्स्ट डू नो हार्म। फिजिशियन का पहला ही काम यही होना चाहिए कि कोई हार्म नहीं करना। तो जब भी आप कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई हार्म नहीं करना है पेशेंट में। दिस इज़ द प्राइमरी थिंग जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। फॉर रिस्टोरिंग अ डैमेज हार्ट बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन और फ्रॉम रिलीफ ऑफ सफरिंग्स। अब देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन से अगर हार्ट डैमेज हो गया तो उसमें आप नाजा को यूज़ कर सकते हो, या फिर रिलीफ ऑफ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी। अगर क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी की वजह से हार्ट डैमेज हुआ है तब भी आप नाजा को यूज़ कर सकते हो। एंड वैल्वुलर लीजन्स, अभी मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था। देखो, अगर डॉक्टर CM बोगन ने लिखा है कि स्पेसिफिकली मिट्रल वॉल, सो दिस इज़ अ थिंग जो हमें थोड़ा सा माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत रिसर्च करके लिखी है, बहुत प्रोमिनेंट होम्योपैथ्स इस बुक को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ अ थिंग जो हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, बट जो स्टॉलवर्ड्स लिख के गए हैं ना, वो उनकी पूरी लाइफ का निचोड़ है, वो उनकी पूरी लाइफ की मेहनत है। उस पूरे 40 ईयर्स की को उन्होंने अपनी एक किताब में डाला है ना। सो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर मिट्रल वॉल स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है तो आप नाजा बिल्कुल सोच सकते हो। अब देखो, अगला जो आता है सिम्टम वो है रेस्पी से रिलेटेड है, इरिटेटिंग ड्राई सिंपैथेटिक कफ इन द एक्यूट स्टेज। यहाँ पे भी देखो, एक्यूट स्टेज ऑफ रूमेटिक कार्डाइटिस ऐसा केस है। रूमेटिक कार्डाइटिस तो पता ही होगा आपको कि इन्फ्लेमेशन है हार्ट की, तुरंत बोल देते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का एलोपैथी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ेगी या सर्जरी वर्जरी जो भी इसके सॉल्यूशन होते हैं, है ना, वो करवाना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट द थिंग ना। अगर हमारी मटीरिया मेडिका में लिखा है तो वी कैन ट्राई। और क्रॉनिक ऑर्गेनिक लीजन्स स्पॉन्जिया में भी लिखा है, ठीक है। स्पॉन्जिया में भी सेम सिम्टम होता है। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ हार्ट पोस्ट डिप्थेराइटिक। डिप्थीरिया भी देखो एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है ना। डिप्थीरिया जो होता है वो पहले थ्रोट को अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे वहाँ वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। कुछ मेरे को टॉक्सिन का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और वो टॉक्सिन जाके बॉडी के और ऑर्गन्स को उसमें पोस्ट डिप्थेराइटिक कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। सो आप उसमें भी सोच सकते हो। पल्स इरेगुलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम। पल्स जो है इरेगुलर फोर्स में, मतलब कभी बहुत तेज़ आ रही है, धीरे आ रही है, बट रिदम जो है, रिदम की जो समय है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिदम, ठीक है। इनेबिलिटी टू स्पीक, अब ये सारे सिम्टम बल्बर पैल्सी से आ रहे हैं। इनेबिलिटी टू स्पीक विथ चोकिंग, swallowing नहीं हो रही, स्पीकिंग नहीं हो रही। जो नर्व्स अफेक्टेड थी कौन सी थी? क्रेनियल नर्व 9, 10, 11, 12, चार लोअर वाली चारों क्रेनियल नर्व्स अफेक्टेड थी, है ना। तो उसमें देखो क्रॉनिक पैल्पिटेशन वेगस अफेक्टेड थी, स्पेशली आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग। देखो, नाजा में हम ये सिम्टम कभी सोच ही नहीं पाते, क्रॉनिक पैल्पिटेशन स्पेशली आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग। अब ये जो मोडालिटी इसके साथ लिख दी या जो भी आप कहो कॉन्कॉमिटेंट इसके साथ लिख दिया, दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर आपको यही पूरा सिम्टम मिल रहा है एक जगह तो यू कैन ट्राई नाजा। पेन एग्रेवेटेड बाय कैरेज राइडिंग और लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, है ना, एग्रेवेटेड बाय कैरेज राइडिंग और लाइंग ऑन लेफ्ट साइड।
एंड सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसे आर्सेनिक से, कैक्टस से, कैक्टस में भी हार्ट के अराउंड पूरी पैथोलॉजी होती है। क्रोटेलस ऑरिडस स्नेक पॉइजन है, सेम। लेकेसिस स्नेक पॉइजन है। माइगेल लेसियोडोरा ये भी स्पाइडर पॉइजन है, और स्पाइजीलिया। सो दीज आर द रेमेडीज जिनसे हम कंपेयर करेंगे। इसके कंपैरिजन के बारे में भी मैंने पूरा ठीक से नहीं पढ़ा है, बट किसी ना किसी वीडियो में पक्का इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, इलैपिडे फैमिली से बिलोंग करती है नाजा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।